हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांशु सिंह अपने ही यूट्यूब चैनल स्टैटिक विद शिव में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी आपकी। शिक्षा शास्त्र से लेकर या पेडागोजी को बताया जाएगा आपको, और पेडागोजी से संबंधित सभी तथ्य आपके ख़त्म किए जाएंगे। सीटेट का पेपर 20 जुलाई को ऑफलाइन मोड में होने को सूचना जारी हो गई है। तो इसी प्रकार आप जानिए, दिमाग में रखिए इस चीज़ को कि पेपर होना है, पेपर सरल नहीं होगा, पेपर किसी ना किसी रूप में कठिन जरूर आएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि साइकोलॉजी और पेडागोजी में अंतर क्या होता है। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है साइकोलॉजी, दूसरा होता है पेडागोजी। अगर हम बात करते हैं यूपी टेट की, तो जब यूपी टेट की बात करते हैं तो यूपी टेट में जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके केवल फैक्ट बेसिस आते हैं। मतलब यूपी टेट में जो क्वेश्चन आएंगे वो फैक्ट बेसिस आएंगे। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बताएंगे सीधे, आप ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं देखने जाएंगे, सीधे एक ही ऑप्शन ढूंढेंगे कि हाँ भाई जीन पियाजे कहाँ पर लिखा हुआ है। पर अगर हम सीटेट की बात करते हैं, सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, तो सीटेट में आपकी आती है पेडागोजी। और पेडागोजी का मतलब क्या होता है, ये आपकी शिक्षा शास्त्र को देखती है कि आपका शिक्षा शास्त्र कैसा है, मतलब आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, यही क्वेश्चन आपका संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित आएगा, पर क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह पूछा जाएगा कि ये बताइए कि किसी बालक में यदि आपको संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है तो किन किन पहलुओं पर ध्यान रखना होगा। तो ऐसे अंतर होता है यूपी टेट और सीटेट में। यूपी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके फैक्ट बेसिस आते हैं, और सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी ना किसी रूप से आपको घुमा के पूछा जाता है कि हाँ बताइए, अगर बच्चों पे आपको, मतलब जो आप कार्य करने जा रहे हैं एज ए टीचर के रूप में, तो उसका उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक, तो ये दोनों अंतर रहता है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जो सीटेट का पेपर होता है, अगर कहा जाए अनुभव बेस की बात करें तो थोड़ा सा लेंदी होता है। मैं आपको केवल 30 क्वेश्चन बताऊंगा जो पेडागोजी संबंधित होते हैं, और पेडागोजी से संबंधित 2022 के जितने भी पेपर हुए हैं, क्योंकि 2022 में जो पेपर हुआ था वो आपका ऑनलाइन मोड हुआ था, तो ऑनलाइन मोड में बहुत सारे पेपर हुए थे। तो जितने भी पेपर हुए हैं सभी के मैं पेडागोजी के आपके सभी संबंधित क्वेश्चन को करवाऊंगा एक एक करके, एक एक वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं 22 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था पेडागोजी सीटेट का, उसमें पूछे गए जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब पेडागोजी के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करेंगे कौन सा कथन सही है, तो बाल विकास के सिद्धांतों के आधार पर पहला कथन है आपका, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। दूसरा है आपका, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा है आपका, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और लास्ट है आपका, विकास पूर्णतः संख्यात्मक और सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, शरीर का केंद्रीय भाग। अब देखिए, इसको ना और भी सिद्धांतों से जाना जाता है, इसको कहा जाता है, हम कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत। देखिए, एक वृत्त होता है, वृत्त में दो चीज़ें होती हैं, वृत्त का एक केंद्र होता है और ये चारों ओर जो होती है ये परिधि होती है। तो हम कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो हमेशा केंद्र से परिधि की ओर होता है। मतलब बालक में सबसे पहले छोटी चीज़ों का विकास होता है, फिर उससे संबंधित चीज़ों का विकास, फिर उससे संबंधित चीज़ों का विकास, फिर उससे संबंधित, अर्थात धीरे धीरे संबंधित चीज़ों का विकास होकर एकदम परिधि, मतलब लास्ट में विकास की पूर्णता को प्राप्त करता है। इसी को और भी नाम से जाना जाता है, इसी को हम समीपवर्ती से दूरवर्ती के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम एक और सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सिफेलोप्रॉक्सी के नाम से जानते हैं। इसी को हम निश्चित क्रम का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो आपके 10-11 टू सिद्धांत हैं आपके विकास के, आपको सभी को पढ़ना रहता है, मैं बता दे रहा हूँ। जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक सिफेलोपोडल आपका, जिसको हम कहते हैं सिर से पाँव की ओर जो विकास होता है, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, जिसके कई सारे नाम हैं। अगर आप हिंदी में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा शीर्षाभिमुख, मस्तिष्काभिमुखी, शीर्ष पुच्छक, ये सब नाम। तो बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन सही है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा है, बच्चों में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है। तो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है, क्या केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से, और ना ही आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण से। तो आपका बिल्कुल है, एकदम सिंपल सा आंसर होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से बालक का जो विकास होता है, भाषा का विकास होता है। अच्छा, भाषा विकास के बारे में थोड़ा सा तथ्य जान लीजिए। भाषा विकास का सिद्धांत देने का कार्य किया था नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है,
चॉम्स्की ने बालक में भाषा विकास किस प्रकार होता है इसकी पूरी प्रक्रियाओं के बारे में बताया था और कहा था भाषा विकास का एक क्रम होता है, क्रम से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं LSRW। ठीक है, तो L होता है, L का मतलब लिसन, लिसन सुनना, सबसे पहले बालक सुनता है। फिर S मतलब स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना, तो फिर उसके बाद बोलना सीखता है। R का मतलब रीड, फिर उसके बाद पढ़ना सीखता है। और फिर W मतलब फिर लास्ट में लिखना सीखता है। अब यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, इस तथ्य से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भाषा विकास का सबसे प्रथम चरण कौन सा होता है, तो सुनना, सबसे पहला चरण सुनना। सबसे अंतिम चरण लिखना। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है, तो आपको देखना है LSRW है, यही आपका सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये बताइए कि इन दोनों में से ग्रहण कौशल कौन सा होता है या फिर उत्पादक कौशल कौन सा होता है। ग्रहण कौशल को निष्क्रिय कौशल के नाम से जानते हैं, तो लिसन और रीड ये आपका ग्रहण कौशल कहलाता है। ग्रहण कौशल का मतलब इसे निष्क्रिय कौशल के नाम से भी जानते हैं। तो सुनना और पढ़ना ये आपका ग्रहण कौशल के रूप में जाना जाता है, और उसके बाद स्पीक मतलब बोलना और लिखना ये आपका उत्पादक कौशल के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। फिर से मैं पूरा बता रहा हूँ, क्या बताया मैंने, बताया कि भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। भाषा विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण या पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। इन्होंने एक सीखने का क्रम बताया था LSRW, और L जो होता है ये प्राथमिक चरण होता है, मतलब सुनता है सबसे पहले बालक, फिर उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। और इसमें 2 ग्रहण कौशल होते हैं। हमारा जो L और R होता है वो हमारा ग्रहण कौशल होता है, उसके बाद S और W जो होता है ये हमारा उत्पादक कौशल होता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा, पहला ऑप्शन है केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित पर निर्धारित होता है। ठीक है, और या फिर अंक उन्मुख होता है। तो देखिए आप सीटेट का पेपर देख रहे हैं तो 2-3 चीज़ें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कहीं आपको ये केवल शब्द दिखता है, अगर कहीं भी आपको ये केवल शब्द दिख रहा है तो समझ लीजिए ये कभी सही हो ही नहीं सकता। ठीक, केवल एक नकारात्मक शब्द होता है, तो नकारात्मक कभी सही नहीं होता है, तो दिमाग में रखिएगा। अगर आपको कहीं भी एक केवल शब्द देखने को मिलता है तो तुरंत उसको हटाइएगा, नकारात्मक ऑप्शन है। अगर पूछा जाए कि कौन सा हो सकता है तो ये नहीं हो, ये कभी नहीं हो सकते हैं। अगर कौन सा नहीं हो सकता है तो इनके सही होने के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अंक उन्मुख कभी आपको होना ही नहीं है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। और अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो बिल्कुल एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है वो दिमाग में रखिएगा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है। मतलब सीखने की जो अलग अलग इंडिविजुअलिटी होती है, सीखने में अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो सभी किस प्रकार से सीख रहे हैं इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जानना, यही एक प्रोग्रेसिव क्लास कहलाती है, एक प्रगतिशील कक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना ये आपके, देखिए पहले तो जान लीजिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया क्या था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। अब इस सिद्धांत में इन्होंने 3 चरण बताए थे। पहला चरण था हमारा प्रथापूर्व चरण, दूसरा चरण था हमारा प्रथागत चरण, और तीसरा चरण था हमारा उत्तर प्रथागत चरण। तो ये 3 चरण थे जिनको हम पूर्व परंपरागत के नाम से भी जानते हैं, और परंपरागत के नाम से भी जानते हैं, और उत्तर परंपरागत के नाम से भी जानते हैं। और इन तीनों चरणों की 2-2 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पूर्व परंपरागत चरण को दर्शाता है, ये हमारा उत्तर परंपरागत चरण को दर्शाता है, और ये जो लास्ट है हमारा, ये हमारा 3 अवस्थाएं बताई थी। जैसा मैंने बताया, पहली आपकी पूर्व परंपरागत, दूसरी आपकी परंपरागत, और तीसरी आपकी उत्तर परंपरागत, और सभी को 2-2 अवस्थाओं में अलग अलग बांटा था। ठीक, सबसे पहली थी हमारी पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत को आज्ञा व दंड की अवस्था पहली थी, और इसके अंतर्गत जो दूसरी अवस्था बताई गई थी उसका नाम था अहंकार, अदला बदली या विनिमय की अवस्था। उसके बाद दूसरे परंपरागत स्तर में आते हैं, तो इसको भी 2 अवस्थाओं में बांटा था। पहली हमारी अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अवस्था या प्रशंसा की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरी अवस्था थी ये हमारी थी सामाजिक सम्मान की अवस्था।
इसके बाद तीसरे स्तर में जाते हैं, उत्तर परंपरागत स्तर में जो पहली अवस्था थी हमारी सामाजिक समझौते की अवस्था, और लास्ट थी हमारी सार्वभौमिकरण या फिर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अवस्था। तो यहाँ पर बालक आज्ञा व दंड से सीख रहा था। ये तीनों अवस्थाओं में इन्होंने बताया है, तीनों स्तर में, कि बालक अलग अलग तरीके से कैसे सीखता है, अलग अलग स्तर में। यहाँ पर आज्ञा व दंड से सीखेगा और अदला बदली से नैतिकता का धारण करेगा अपने अंदर। उसके बाद दूसरे में जब पहुँचेगा तो अगर उसे अच्छा लड़का, मतलब कहीं ना कहीं उसे सम्मान दिया जाएगा तो उसे नैतिकता का निर्धारण होगा। और दूसरे अवस्था में क्या, समाज के नियमों को मानने लगता है। जैसे अगर एक समाज है, नियम बनाता है कि नहीं भैया बच्चे को 6 बजे शाम को घर पहुंच जाना है, तो कहता नहीं ठीक है, समाज अगर कह रहा है कि 6 बजे शाम को घर पहुंचना है तो सही है। अब जैसे ही वो तीसरे स्तर में पहुंचता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा और होता है, 14 के बाद का स्तर होता है, जब 14 वर्ष का होता है उसके बाद का स्तर होता है ये। यहाँ पर अब सामाजिक नियमों के साथ समझौता करेगा। उसने कहा नहीं ठीक है, 6 बजे कहा जाता है, हम 6:30 बजे भी पहुंच जाएंगे तो कोई किडनैप नहीं कर लेगा। मतलब अपने अनुसार जब सामाजिक नियमों में परिवर्तन करता है तो वह तीसरे स्तर से संबंधित होता है। तो मैंने कहा क्वेश्चन में पूछा गया सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, तो यह जो होगा वो हमारा प्रथा पूर्व चरण से संबंधित होगा, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अब देखिए, अधिगम प्रक्रिया मतलब किसी ना किसी रूप से हमें पढ़ाना है। अधिगम का मतलब सीखना, और अगर यहाँ से बात करते हैं हम अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम का एक अर्थ होता है, इसे कहते हैं व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना। ठीक, तो अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका, मैंने कहा सीटेट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आप एक अध्यापिका के रूप में क्या करेंगे या फिर आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए सीटेट में आपको सभी ऑप्शन पढ़ने, ये तो जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यूपी टेट में एक फैक्ट क्वेश्चन होता है, आप एक ऑप्शन ढूंढेंगे आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप जब तक सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे नहीं तो आपको उचित करेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, जिससे संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। जटिलता से सरलता की ओर, देखिए कभी भी आप जटिल से सरल की ओर नहीं जाएंगे, ये जान लीजिए, तो हमेशा गलत हो गया। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, देखिए अब अपसारी चिंतन को कौन प्राथमिकता देगा, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर अपसारी चिंतन एक छोटे बच्चे में नहीं, अपसारी चिंतन की बात करेंगे तो एक बड़े बच्चे में बात करेंगे, और अपसारी चिंतन जो होता है वो हमेशा आपको नियम से उदाहरण की ओर ले जाता है। ठीक है, तो नियम से उदाहरण की ओर आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। उसके बाद तीसरा है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। तो ठीक है, तो हो सकता है बिल्कुल ये ऑप्शन आपका हो सकता है यहाँ पर कि जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, पर और भी ऑप्शन पढ़ते हैं हम। तीसरा ऑप्शन है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, और चौथा ऑप्शन है जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदता रूपी संस्कृति पैदा करे। देखिए ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा। अब प्राथमिकता देनी है मतलब केवल अपसारी चिंतन कराना है, तो बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी प्रक्रिया नहीं। इससे ज़्यादा बेटर जो ऑप्शन है ये आपका तीसरा ऑप्शन है, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। जान लीजिए खोजना, ठीक है, खोज कर सीखना ये सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे डेविड आंसुबिल की, तो डेविड आंसुबिल ने 4 तरीके बताएं, अभी जब उनको पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, इसीलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बात करते हैं हम लोग लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की। तो छठा क्वेश्चन है आपका कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है तो आनुवांशिकता के विकास के पर प्रभाव को, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, तीसरा है सामाजिकरण के जैव पारिस्थितिकी मॉडल को, और चौथा है प्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। तो देखिए अगर आपको जानना है कि लेव वाइगोत्स्की थे कौन, ठीक, तो सबसे पहले तो अगर कहीं भी आपको लेव वाइगोत्स्की का नाम मिल जाए तो आपको एक चीज़ देखनी है कि कहीं पर सामाजिकरण या सामाजिक जैसा शब्द तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जिसका नाम है सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मतलब लेव वाइगोत्स्की ने बालक में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है इन सभी चरणों को बताया है। और अगर लेव वाइगोत्स्की का नाम मिले तो आपको 2-3 शब्दों को खोजना है ऑप्शन में। पहला परस्पर क्रिया, ठीक है, परस्पर क्रिया, दूसरा सहयोगात्मक क्रिया, तीसरा आपको देखना है अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया,
ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इनके सिद्धांत के अनुसार। और एक और ऑप्शन मिलता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक अंतः क्रिया। ठीक, तो ये सब ऑप्शन अगर लेव वाइगोत्स्की नाम आता है तो ये सब ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे आपको। तो बस इन सब ऑप्शनों को खोजना है। तो जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, एक बार मैं पूरा सिद्धांत आपको बता देता हूँ कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था। तो लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में 3-4 चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहली चीज़ बताई इन्होंने स्कैफोल्डिंग। इसको ना अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, पर आपको यहाँ पर जो दिमाग में रखना है वो स्कैफोल्डिंग नाम ही दिमाग में रखना है। हिंदी में इसको पाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, मचान कहते हैं, इसको अस्थायी सहारा भी कहते हैं। ठीक है, इनका कहना है स्कैफोल्डिंग कहलाता क्या है, जान लीजिए। स्कैफोल्डिंग कहलाता है कि बालक कुछ सीखना चाहता है परंतु सीख नहीं पाता है, तो सीखने के लिए उसे एक सहारे की आवश्यकता होती है और यह सहारा एक निश्चित मात्रा में नियत समय तक दिया जाता है और यही क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एक बच्चा है, देखिए आप बचपन में छोटा रहता है, लगभग 1 साल 1.5 साल के मध्य रहता है, तो वो चलना सीखना चाहता है। अब जब चल रहा होता है ना तो चलने में उसे दिक्कत हो रही होती है, बार बार वो गिर पड़ता है। अब गिरे ना, इसीलिए क्या करते हैं, घर वाले उसे वॉकर ला के देते हैं। अच्छा, हम लोग के ज़माने में तो पहले वो आती थी लड़िया, 3 पहिए वाली, तो उसको पकड़ कर चलना सीखता है। और जैसे जैसे वो चलना सीखने लगता है, देखिए हम धीरे धीरे वॉकर को उससे दूर करने लगते हैं, क्योंकि एक नियत समय एक निश्चित मात्रा में ही हमें देना है, लगातार देंगे तो आदत पड़ जाएगी सहारे की। ठीक है, तो इन्होंने कहा एक निश्चित सहारा, एक नियत मात्रा में जो सहारा दिया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये था पहला शब्द। दूसरा शब्द था जेडपीडी। ठीक है, अभी जेडपीडी का मतलब फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर समीपस्थ या संभाव्य विकास का क्षेत्र। इनका कहना है कि बालक स्वयं से कुछ सीखा, ठीक है, कहना अच्छा हुआ, सीख लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसने ना किसी का सहारा लिया। जैसे आप ही पढ़ रहे हो, अपने कोचिंग, आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, कोई कोचिंग नहीं की, कोई किताब नहीं की, मतलब कोई किताब नहीं ली, अपने अपने मन से एग्ज़ाम दिया, तो आपके नंबर आए 79। ठीक है, आपको लगा नहीं ये आपके लिए इनफ नहीं है, और भी नंबर की आवश्यकता है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन की या फिर पढ़ना स्टार्ट किया, किसी से भी पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स खरीदी, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें आपने वो देखी, उसके बाद आपके नंबर बढ़कर कितने हो गए, 149। ठीक है, तो मतलब सोचना है तो अच्छा ही सोचिए। ठीक है, तो आपके नंबर जो बढ़कर हो गए 149। तो अब जेडपीडी क्या होता है यहाँ से समझिएगा, स्वयं के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान तथा दूसरों के द्वारा सिखाए गए ज्ञान के जो बीच की सीमा है या जो बीच का क्षेत्र होता है, यही आपका क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, स्वयं के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान तथा दूसरों के द्वारा सिखाए गए ज्ञान के बीच की सीमा या क्षेत्र क्या कहलाता है, आपको जेडपीडी कहलाता है। तो दूसरा शब्द इन्होंने ये बताया। एक और शब्द बताए थे इन्होंने, कहा कि एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं निजी वार्ता। ठीक है, निजी वार्ता कहते हैं या फिर इसे हम व्यक्तिगत वार्ता के नाम से जानते हैं। तो जो निजी वार्ता और व्यक्तिगत वार्ता होती है, यह आपके लिए मतलब मुख्य रूप से इसका मतलब क्या होता है, तो निजी वार्ता का जो मतलब होता है, ये मतलब आप जब स्वयं को निर्देश दे रहे होते हैं, मतलब सीखने के लिए जब आप स्वयं को निर्देश दे रहे होते हैं या स्वयं से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, निजी वार्ता कहलाता है। स्वयं से बातचीत का मतलब समझें कि जब जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं और आप स्वयं से पूछते हैं कि नहीं आपने ये सामान रखा, तो आपके अंदर से एक रिप्लाई आता है, हाँ भाई रख लिया ये सामान, तो ये जो रिप्लाई आता है यही स्वयं से बातचीत करना कहलाता है। तो इसी को हम कहते हैं निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, तो इतना तो लेव वाइगोत्स्की के संदर्भ में आपको जानना था। ठीक, अब बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट पर वार्तालाप करने के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं, अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है, सिंपल सा होता है, इसको गलत मत करिएगा। इसे कहते हैं जेंडर पक्षपात। अगर लड़का और लड़की, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ में कहीं भी अगर आपको पक्षपात देखने को मिल रहा है, मतलब समानता देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ से 3-4 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। पहला शब्द आपने देख लिया, जेंडर पक्षपात कहते हैं। इसी से मतलब मिलता जुलता एक दूसरा शब्द होता है लैंगिक रूढ़िबद्धता। ठीक है, ये शब्द को दिमाग में रखिएगा। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है जिसे कहते हैं लैंगिक असमानता, ये भी दिमाग में रखिएगा।
इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसको हम मतलब इस स्थान पर अगर आपको और भी शब्द मिलते हैं तो ये दिमाग में रखना, अगर जेंडर पक्षपात की जगह पर लैंगिक रूढ़िबद्धता मिल जाता, आपको लैंगिक असमानता मिल जाता, लैंगिक आपको जेंडर बायस जैसे शब्द मिल जाते हैं तो भी आपका इसी से संबंधित होगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अगर कहीं भी आपको देखा जाए कि लड़कों और लड़कियों में अंतर किया जा रहा है, ऐसा एक और क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि लड़के जो होते हैं वो घर के बाहर का काम करने में सक्षम होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो घर के अंदर का काम करने में सक्षम होती हैं। तो किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये भी हमारा जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। तो अलग नहीं करना है, सभी को समान प्रकार की शिक्षा देनी है क्योंकि यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देगी? मैंने कहा ना, आपको करना क्या है, आपको पढ़ाना है। ठीक है, और आप जब पढ़ा रहे होगे तो किस प्रकार का आपका एक स्वरूप होगा, यही पेडागॉजी कहलाता है। ठीक है, तो बस अध्यापिका को क्या करना है, तो निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं, नहीं भैया निरंतर परीक्षाएं तो लेनी ही नहीं है, गलत हो जाएगा। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देना है, बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को समाप्त करना है, कोर्स पूरा करने के लिए नहीं पढ़ाना है, दंड आधारित, तो ये सब ऑप्शन आपके नकारात्मक होते हैं, तो बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ेंगे तभी आप इन क्वेश्चनों को जान पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? देखिए, बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है, तो जान लीजिए कि सामाजिकरण की दो इकाइयाँ होती हैं, एक होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक इकाई क्या है, तो प्राथमिक इकाई में हमेशा माता पिता, ठीक है, माता पिता आएंगे। ठीक है, माता पिता परिवार, निकटस्थ परिवार नहीं, पड़ोसी नहीं, माता पिता और उसका जो समीपस्थ परिवार है उसके बारे में, और अन्य सभी हमारी द्वितीयक इकाई में आएंगे। ठीक है, जैसे दोस्त यार पास पड़ोस, ये सब हमारे क्या आएंगे, द्वितीयक इकाई में आएंगे। तो दिमाग में रखिएगा कि अगर सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई पहुंचा जाए तो माता पिता का कार्यस्थल, ठीक है, तो पुस्तक पुस्तिकाएं नहीं होगा, निकटस्थ परिवार नहीं होगा, अस्पताल के, तो माता पिता, कार्यस्थल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माता पिता होना चाहिए, माता पिता और परिवार। तो इस प्रकार से सामाजिकरण की जो प्राथमिक इकाई होती है वो माता पिता होते हैं हमारे। उसके बाद अब ये सामाजिकरण के पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन बनता है कि बालक में सामाजिकरण का विकास सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर होता है, तो बालक में सामाजिकरण का विकास सबसे बेहतर तरीके से होता है खेल के मैदान में। ये भी ऑप्शन दिमाग में रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, खेल के मैदान में सबसे बेहतर तरीके से सामाजिकरण का विकास होता है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर होता है, तो दिमाग में रखिएगा बालक में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सबसे बेहतर तरीके से आपका विद्यालय एवं कक्षा में, विद्यालय एवं कक्षा में होता है। तो ये दोनों ऑप्शन दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे सामाजिकरण का विकास पूछा जाए तो खेल के मैदान में, और अगर संज्ञानात्मक विकास पूछा जाए तो विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पूर्व संक्रियात्मक स्तर से संबंधित होता है? अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तो जीन प्याजे ने 3 स्तर बताए। ठीक, अब 3 स्तर में कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। देखिए 3 स्तर में कौन कौन से हैं हमारे, देखिए 3 स्तर में सबसे पहला जो स्तर होता है हमारा, सबसे पहला जो स्तर होगा वो होगा हमारा इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित या संवेदी गामक, ठीक, जो चलती हमारी 0 से या फिर जन्म से 2 वर्ष। दूसरी होती हमारी पूर्व, प्राक या अंतः प्रज्ञ संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी होती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 11 से ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का चरण कौन सा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का चरण है 7 से 11 वर्ष। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन प्याजे का सिद्धांत मैंने पढ़ाया है, मैं पूरा आपको दिखा दूंगा, एक वीडियो दे दूंगा, पूरा जीन प्याजे का सिद्धांत 2 घंटे में पूरी वीडियो कंप्लीट हुई है, पर उससे बाहर कुछ आपको आएगा नहीं। ठीक है, मतलब आपके पेपर में उससे बाहर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो उस सिद्धांत को आप पढ़िएगा, मैं भेज दूंगा आपको, लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, उसके लिंक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं, सही बात है। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। केवल लग गया तो मैंने कहा केवल कहीं भी लग जाए तो तुरंत उस ऑप्शन को काट देना है आपको ना, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो। अब आकलन सीखने के तरीके से संबंधित ना हो तो ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल आकलन जो होना चाहिए वो आपका सीखने के तरीके से संबंधित होना चाहिए। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित है। अब ये बचे आपके पास दो ऑप्शन। अब आकलन आप करोगे जब बालक अलग अलग तरीके से सीख रहा है तो समान सभी के लिए कैसे आकलन करोगे? आप अलग अलग आकलन को देखोगे तो बिल्कुल है आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित होता है। तो ये ऑप्शन आपका ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ से आपका चौथा ऑप्शन सही है। 2022 का ये पेपर है, बहुत कठिन पेपर नहीं था, पर हाँ अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको कठिन लगेगा। ठीक है, चलिए फिर से दूसरा सिद्धांत आता है। अभी मैंने लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को आपको बताया। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन प्रक्रिया पाढ़, अभी मैंने शब्द बताया ना कि आपको पाढ़, ढांचा या मचान जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पाढ़ का मतलब क्या लिखा है। वाइगोत्स्की इफेक्टिवली स्कैफोल्डिंग, मैंने कहा आपको इंग्लिश में ना वो स्कैफोल्डिंग ही मिलेगा, नाम हिंदी में बदलता रहेगा। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको स्कैफोल्डिंग में जानेगा। चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ते हैं हिंदी में। समस्या समाधान हेतु स्थिर पद तर पद स्थिर, देखिए स्थिर निर्देश नहीं देना। मैंने कहा निर्देश जो आपका है वो परिवर्तित होता रहना चाहिए, मतलब एक समय के अनुसार बदलता रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हर बार पद दर पद, मतलब बार बार उसको निर्देश दिया जाएगा, तो बार बार निर्देश नहीं देना है, आदत पड़ जाएगी। गलत जवाब पर बच्चों को, ये तो सबसे गलत ऑप्शन है। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा आप बच्चे कुछ सीखना चाह रहे हैं परंतु सीख नहीं पा रहे हैं, मतलब अटक गए, तो आपने क्या किया, उस समय कुछ संकेत और इशारे कर दिए जिससे वो आगे और बेहतर तरीके से सीखें। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। बाकी वाइगोत्स्की के बारे में पूरा अभी आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, तो बुद्धिमत्ता के बारे में, बुद्धिमत्ता केवल बुद्धि परीक्षणों, बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। केवल लग गया, मैंने कहा अगर कहीं भी ऐसा केवल, मात्र ये शब्द लगेगा तो गलत हो जाएगा ऑप्शन वहाँ से। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। देखो आनुवांशिकता की भूमिका बुद्धि में होती है, मतलब बुद्धि जो प्राप्त होती है, कहा जाता है कि वातावरण की तो अधिक भूमिका होती है। जैसे हम बात करते हैं वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ ने बताया है कि वह जो बुद्धि होती है वो अंशान वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल के रूप में भी देखने को मिलती है। तो आनुवांशिकता की भूमिका होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में, बिल्कुल एक क्षेत्र में आप उच्च हैं तो क्या दूसरे क्षेत्र में भी होंगे? जैसे विराट कोहली क्या क्रिकेट खेल लेते हैं, तो क्या विराट कोहली सुपर टेट भी निकाल लेंगे? बहुत मुश्किल है सुपर टेट निकाल पाए। वो क्रिकेट में अच्छी है उनकी बुद्धिमत्ता, तो बिल्कुल वो क्रिकेट खेलेंगे, और सुपर टेट का पेपर अगर आएगा तो देने में कहीं ना कहीं वो अच्छा महसूस करेंगे स्वयं को, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा आपके पास लास्ट ऑप्शन, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। मतलब केवल ये नहीं कह सकते कि आपने विद्यालय में जो प्रदर्शन किया है वही बुद्धिमत्ता है, उससे भी अधिक होती है आपकी बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, इसीलिए यह सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक, अभी मैंने बताया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी शिक्षक भर्ती का पेपर दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सीटेट ही दे रहे हैं, आप हरियाणा टेट दे रहे हैं, आप यूपी टेट दे रहे हैं, आप सुपर टेट दे रहे हैं, आप एमपी टेट दे रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अगर टेट दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती का पेपर दे रहे हैं, तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया, ठीक है, जिसका मैं लिंक अभी आपको नीचे डाल दूंगा, तो इसको आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। आप थोड़े से मेहनत करें, एक बार मैं और पढ़ा दूंगा अभी जीन पियाजे का पूरा सिद्धांत। देखिए उनकी शब्दावली के कुछ शब्द हैं, अवस्थाएं हैं, इन सब चीज़ों को आपको जानना होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक, तो एक बार जान लेते हैं हुआ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वाह इतना बड़ा कुत्ता, मतलब उसके दिमाग में ये था कि अगर 4 पैरों की चीज़ देखेंगे चाहे जो भी हो तो वो कुत्ता ही होगी। मतलब उसने क्या किया, अपने दिमाग में एक अवधारणा को बना लिया और उसी अवधारणा में जोड़ती चली जा रही है।
जोड़ती चली जा रही है। तो मैंने कहा अगर किसी भी चीज़ में जोड़ती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं वो किससे संबंधित होगा, तो वो आपके आत्मसात्करण या समावेशन से संबंधित होगा। अब ये होता क्या है ये जान लीजिए। आत्मसात्करण या समावेशन होता है पूर्व ज्ञान में, मतलब आपको कोई पूर्व ज्ञान था, ठीक है, ये मान लीजिए आपका पूर्व ज्ञान है, और जब आप इसमें कोई नवीन ज्ञान को सम्मिलित करते हैं या फिर इसमें कोई संशोधन करते हैं तो वो आपका समावेशन कहलाता है। और अगर आप परिवर्तन कर देते हैं, तो अगर परिवर्तन शब्द आपको देखने को मिल जाए तो परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं दिमाग में रखिएगा। समावेशन और आत्मसात्करण में अंतर क्या होता है। प्रतीकात्मक खेल आपने देखा होगा। प्रतीकात्मक खेल बालक दूसरी अवस्था, जीन प्याजे की दूसरी पूर्व प्राक या अंतः प्राक संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेलों का विकास होता है बालक में। प्रतीकात्मक खेल का मतलब देखिए, जो बालक होता है गाड़ी नहीं चला रहा होता है तब भी, मतलब जब ऐसे एक्टिंग करता है कि वह गाड़ी चला रहा है और कोई सामने आ जाता है तब भी वो हॉर्न मुंह से बजा देता है, पी पी, और कहीं मोड़ आती है तो वो अपने को एक तरफ झुका भी लेता है, तो यही कहलाता है प्रतीकात्मक खेल, जो बालक जीन प्याजे की दूसरी अवस्था में खेलता है। पदार्थ स्थायित्व या वस्तु स्थायित्व जीन प्याजे की पहली अवस्था से संबंधित होता है। मतलब जब बालक के सामने पदार्थ स्थायित्व का मतलब जान लीजिए कि छिपी हुई वस्तु को खोज निकालना, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ें जो बालक के सामने नहीं है परंतु उसका प्रतिबिंब बालक के दिमाग में बना हुआ है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जो है ना वो पूरे यहाँ से संबंधित है। आपकी जो ये खोपड़ी में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं सब आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, और अनुकरण भी पहली अवस्था में करता है। तो ये यहाँ से जो सही होगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। तो यहाँ पर जान लीजिए, देखिए जीन पियाजे, दो लोगों का नाम मिलता है भाषा और विचार में मुख्य रूप से जब अंतर करते हैं। तो पहला नाम मिलता है जीन पियाजे का और दूसरा नाम मिलता है वाइगोत्स्की का। ठीक है, अब जीन पियाजे क्या कह रहे हैं। जीन पियाजे कह रहे हैं बालक में पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। मतलब पहले विचार आते हैं और विचारों को व्यक्त करने के लिए बालक क्या भाषा का उपयोग करता है। ठीक है, पहले विचार आते हैं फिर विचारों, ठीक है, जैसा कह रहे थे हम लोग भाषा और विचार के बारे में। तो भाषा, अगर जीन प्याजे की बात करते हैं तो जीन प्याजे कह रहे हैं कि बालक में विचार पहले आते हैं, संकेत पहले आते हैं और इन्हीं के बाद बालक अपने भाषा का निर्माण करता है। परंतु वाइगोत्स्की इसका उल्टा कह रहे हैं। वाइगोत्स्की कह रहे हैं बालक में भाषा का निर्माण पहले होता है, मतलब बालक अपनी स्वयं की भाषा बनाता है फिर उन्हीं भाषा के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो दोनों की विचारधाराओं में थोड़ा सा अंतर था। ये पहले विचार ला रहे थे फिर भाषा बता रहे थे। वाइगोत्स्की इसी का उल्टा बता रहे थे, कह रहे थे पहले बालक में भाषा आती है फिर अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि विचारों को कब व्यक्त करता है। तो अब यहाँ से ऑप्शन पढ़ते हैं। पूछा गया है वाइगोत्स्की के अनुसार मतलब पहले भाषा आएगी। पहला ऑप्शन है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। क्या भाषा संज्ञानात्मक, मतलब पहले भाषा है और फिर कहीं ना कहीं भाषा के द्वारा ही हमारा संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। चलिए और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास मतलब ये तो जीन प्याजे कह रहे हैं, ये अगर ऑप्शन जीन प्याजे पूछा जाता तो ये ऑप्शन सही होता हमारा। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, गलत है। संज्ञान भाषा स्वतंत्र है, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन सही है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक, तो दिमाग में रखिएगा। फिर से मैं पूरा बता दे रहा हूँ। मैंने बताया जीन प्याजे कह रहे हैं कि बालक में पहले विचार आते हैं और फिर बालक विचारों के आधार पर भाषा का निर्माण करता है। ठीक है, बालक पहले सोचता है, मन में अपने दिमाग में सोचता है और फिर बोलता है। ठीक, और अगर वाइगोत्स्की की बात करते हैं, जैसे जीन प्याजे की बात करें, कैसे सोचता है, बालक देखता है, दो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि नहीं पानी पानी, और बच्चे अपनी भाषा बनाते हैं, विचार करते हैं अपने दिमाग में, पानी को कहते हैं मम। ठीक है, तो ये अपने विचार हैं जो बालक अलग अलग प्रकट करता है। और इनका कहना है कि जो रोता है बालक, ठीक है, भाषा का मतलब क्या हुआ, भावों का आदान प्रदान, और भावों का आदान प्रदान हो गया मतलब माध्यम हो गया, भाषा हमने सीख ली। तो जैसे ही बालक रोता है उसी रोने के आधार पर भावों का आदान प्रदान होता है, विचारों को व्यक्त करता है। इसीलिए हम यहाँ से जानते हैं कि हमारा वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है फिर उसके बाद हमारे विचार आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में सृजनात्मकता का किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। मतलब सृजनात्मकता, देखिए एक शब्द है ये, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपकी। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। ठीक है, नई चीज़ों का निर्माण करना सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है,
अब सृजन करना, जैसे आप कहते हैं ना कि शिव जी ने सृष्टि का सृजन किया था, मतलब शिव जी ने क्या किया, सृष्टि का निर्माण किया। तो अब निर्माण करने के लिए बच्चों को कैसे आप सुशाध्य करोगे, अन्वेषण को प्रोत्साहित करोगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हर जगह, ठीक है। उसके बाद अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, ये अध्यापक केंद्रित तो होना ही नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। लगातार अभ्यास, देखिए लगातार अभ्यास, दोहरा कर आप पढ़ा तो सकते हो पर बार बार, मैंने लगातार आप यही करोगे तो केवल, मैंने कहा केवल शब्द लग गया है तो ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके आप बालक में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 17 क्वेश्चन है। गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। गुणज वैफल्य, गुणा किस में करते हो आप, ये बताइए। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। गुणा आप किस में करते हो, गति विषय का शक्तता में, बिल्कुल नहीं। दूसरों के प्रेरकों इदारों को, ये भी नहीं। संगीत के लिए गुणा करते हो, नहीं। गणितीय संकल्पनों के अधिगम में, कठिनाई में, तो यही ऑप्शन आपका चौथा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि गुणज वैफल्य। अब वैफल्य का मतलब होता है कठिनाई, ठीक, ये भी जानिए। ये अधिगम अशक्तता के पार्ट हैं, जिसमें आप जैसे डिसग्राफिया, डिसमेमेग्राफिया, डिसलेक्सिया ऐसे शब्दों को समझते हैं। तो ये आपका होता है डिसकैलकुलिया, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर गुणज मिस्टेक जो होती है, गुणज वैफल्य होता है, वो आपका क्या कहलाता है, गणितीय संकल्पों में अधिगम से कठिनाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो याद कर लीजिए कितनी प्रतिशत सीटें, तो सीटों के आरक्षण में 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है कि निजी विद्यालयों में 25% सीटें आपकी आरक्षित की जाएंगी, ठीक है। अगर आपको RT 2009 पढ़ना है या NCF 2005 पढ़ना है तो बिल्कुल इसकी PDF मैं बना के आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि हाँ इसको भी पढ़ा दीजिए, तो इन दोनों को भी पढ़ा दूंगा। और इससे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा RTE, या फिर आप RT छोड़िए, RT नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे NEP 2020, ठीक है। अगर आपको NEP 2020 पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार CTET में क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो अगर ये पढ़ना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ बिल्कुल इसको पढ़ाया जाए। तो बिल्कुल आपके लिए नेक्स्ट क्लास आप, हम सोच रहे हैं इसी की लाएँ, तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिल्कुल समानता पर आधारित शिक्षा, यही तो है समानता का अधिकार, ठीक है। ये सब मौलिक अधिकार हैं। और जैसी शिक्षा, मतलब अगर निजी विद्यालयों के दाखिले में किया जाए तो सभी को, समावेशन का मतलब क्या होता है कि सभी को समान प्रकार की शिक्षा एक साथ उपलब्ध कराना। मतलब ऐसे बालक जो प्रतिभाशाली भी हैं, या फिर ऐसे बालक जो कह सकते हैं हमारे विशिष्ट बालक, या और जो सामान्य बालक हैं, सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना हमारा समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा जान लीजिए दो शब्दों में। देखिए समावेशी शिक्षा से पहले विशिष्ट बालक के बारे में जानिए। विशिष्ट बालक क्या होता है, जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, ये आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। ये प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, विशिष्ट सृजनात्मक भी होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं, शारीरिक विकलांग भी होते हैं। तो सामान्य बालकों से जितने भी बालक किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं, सब विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और जब इन्हीं सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा तो वह हमारी समावेशी शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। फिर मैंने बताया कि कैसी कक्षा है समावेशी कक्षा, मतलब एक कक्षा में दोनों प्रकार के बालक हैं, एक विशिष्ट बालक भी है, सामान्य बालक भी है। तो केवल 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 तीनों में केवल केवल लगा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बहुल रूप से मैंने कहा यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, तो केवल वाले ऑप्शन हमेशा गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। व्यावसायिक मॉडल केवल लग गया, तो मैंने कहा केवल सबसे खराब आंसर, तो केवल गलत हो गया। समावेशी शिक्षा सबसे बेस्ट आंसर, अलगावी शिक्षा ये भी नहीं, एकीकृत शिक्षा ये भी नहीं। तो समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बालकों के लिए कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया, समावेशी शिक्षा का मॉडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक मिनट,
अधिगम प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको। अगर कौन सा कथन सही नहीं है तो नहीं है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि उसमें नहीं लिखा है, आपको सही वाला आंसर करके नहीं चले आना है, क्योंकि ये गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा गलत है? तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, एकदम सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती हैं। भैया त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक होती है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं त्रुटियां गलतियां होती है। ठीक है, इसीलिए अगर प्रासंगिक होता तो ये सही होता, अप्रासंगिक है इसीलिए यही गलत आंसर होगा हमारा। बाकी और पढ़ लेते हैं। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है। बिल्कुल, अधिगम का रूप जो होता है वो चक्रीय होता है, मतलब कहीं ना कहीं देखिए बदलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। चक्रीय कहीं भी शब्द आए मनोविज्ञान में तो इसका मतलब होगा ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम। विकास की भी प्रक्रिया चक्रीय होती है, अधिगम की भी प्रक्रिया चक्रीय होती है। ठीक है, तो ऐसे दोनों को जानिएगा आप अपने दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा मिलेगा? बच्चों अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित होंगे? अधिगम की गति तेज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, अधिगम की गति तेज हो जाएगी कहीं कभी नहीं होगी ऐसे। बच्चे अधिगम के प्रति प्रेरित होंगे, आप बोलोगे योग्य नहीं है तो अधिगम के लिए प्रेरित होंगे, वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत, अधिगम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये भी गलत। तो बिल्कुल मतलब हतोत्साहित होंगे। अनुप्रेरित का मतलब है प्रेरित नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, सीखना नहीं चाहेंगे। तो ये पहला ऑप्शन आपका सबसे सटीक ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। समस्या समाधान कौशलों को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप हो सकता है लेके चलेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, मानक मतलब एक स्टैंडर्डाइज रूप में प्रस्तुत करना है, ये भी हो सकता है। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब समाधानों के अलग अलग तरीकों को आप जानेंगे तभी तो आपके अंदर समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा मिलेगा। यंत्र बता करनी ये तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर ये भी दो हैं, पर इसमें सबसे बेस्ट आपका ये तीसरा ऑप्शन है कि समाधान के अलग अलग तरीकों में। और अगर आप समाधान के अलग अलग तरीके जानेंगे तभी तो आपके अंदर अपसारी चिंतन का विकास होगा। ये भी चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जानिएगा। कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री। तो देखिए अगर आप कभी भी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में जो आप पढ़ाएंगे वो हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। जो कक्षाएं चलेंगी मूर्त से अमूर्त की ओर, तो पहले मूर्त शब्द होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन किस कारण से सही है थोड़ा ये भी जान लीजिए। ठीक है, ऑप्शन का कारण जान लीजिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन के कारण में एक ELPS का मेथड है। ठीक है, ELPS, ठीक है, जो दिया गया था पेमिला बैक के द्वारा, पैमिला बैक के द्वारा। ठीक है, अब पैमिला बैक ने कहा ELPS मेथड होता है, अगर प्राथमिक के बच्चों को आपको पढ़ाना है तो इसी मेथड से आपको पढ़ाना होगा। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, मतलब सबसे पहले आप उन्हें मूर्त वस्तुओं से अनुभव कराएंगे। ठीक है, मूर्त वस्तुओं का अनुभव कराएंगे। एल का मतलब फिर आप उस मूर्त वस्तु की भाषा से अवगत कराएंगे, मतलब लैंग्वेज बताएंगे आप उन्हें। पी का मतलब है फिर आप उन्हें क्या करेंगे, चित्र दिखाएंगे। और चित्र के बाद फिर एस का मतलब होता है आप लास्ट में उन्हें सिंबल दिखाएंगे, मतलब चित्र के बाद फिर संकेत दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन यहाँ से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या बताया मैंने? ELPS मेथड बताया, पेमिला बैक के द्वारा दिया गया है। ई का मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब मूर्त सामग्री के बारे में बताएंगे। फिर उससे संबंधित आपको लैंग्वेज बताएंगे। फिर पी का मतलब आपको पिक्चर, चित्र दिखाएंगे। फिर एस का मतलब सिंबल आप दिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, ELPS का मेथड। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ता अभिमुखी अधिगम मतलब वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। प्रवृत्ता अभिमुखी अधिगम मतलब ऐसा अधिगम जो कहीं ना कहीं बच्चों को समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? अब वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? सामाजिक संस्कृति वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण शब्द संबंधित है सामाजिकता से। ठीक है, अब देखिए सामाजिकता मैंने बताया, अगर सामाजिक शब्द कहीं भी आप आते हैं, वातावरण, पर्यावरण, ये सब सामाजिक कारक है।
ठीक है। अब सामाजिक शब्द कहीं भी जुड़ा होगा तो मैंने कहा आपको 2-3 शब्द देखने को मिलेंगे, सहयोगात्मक, परस्परात्मक, सहकारात्मक, अधिगम, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका सही आंसर होगा सहकारात्मक या सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा। देखिए, अब संस्कृति को बढ़ावा दें, कक्षा का वातावरण किस तरह होना चाहिए, तो बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है, सहयोग करें। और हमेशा सहकार का मतलब होता है सही चीज़ों की ओर जाएं। देखिए, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव मतलब कहीं ना कहीं सहयोग करें और दूसरे की सहायता करें, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ अपना योगदान दें कार्य में या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसा कहीं ना कहीं कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देगा। तो इसीलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने कहा कौन सा कथन सही है, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो परीक्षाएं अधिगम का चरम लक्ष्य है? नहीं, बिल्कुल परीक्षाएं सीखने का कोई चरम लक्ष्य नहीं है। देखिए, आप जान लीजिए परीक्षाएं होती तो हैं, परंतु जो वो सीखने आप सीख पाएँ नहीं सीख पाएँ इस पर निर्भर नहीं करता है। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, सक्रिय प्रक्रिया। सक्रिय रहेंगे तभी आप सीखेंगे। भावों का अधिगम की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। इमोशनल आपकी सीखने की प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं के सक्रिय, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें अधिगम प्रक्रियाओं की अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता, मतलब आप एक्टिव रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे, ये कह रहा है हमारा। तो सबसे सही ऑप्शन आपका यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्वता पर जोर देता है। मैंने कहा फिर वही बात, अगर सामाजिक शब्द आ गया है तो किसके चीज़ को ढूंढना है आपको, परस्पर सहयोग, सहयोगात्मक, प्रोजेक्ट, और उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो सामाजिक संरचनात्मक पारस्परिक क्रियाओं को आपका कहीं ना कहीं महत्वता पर जोर देता है। तो चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक और प्रेरणा का स्रोत का सही मिलान नहीं है। देखिए, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा होती क्या है जान लीजिए। दो शब्द होते हैं, एक होता है अभिप्रेरणा और दूसरा होता है पुनर्बलन। और ये दोनों ना मतलब वही है, करण अर्जुन की तरह है, भाई भाई हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब थोड़ा सा अंतर क्या है, जो अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होती है वो जो होती है वो किसी भी समय दी जा सकती है आपको, ठीक है, कार्य के शुरू होने या कार्य के बाद किसी भी समय आपको मोटिवेट किया जा सकता है, पर मुख्य रूप से कार्य के शुरू होने से पहले ही आपको मोटिवेट किया जाता है। और पुनर्बलन क्या होता है, ये जब आप किसी कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी कार्य को आपने क्या किया, पूर्ण कर लिया, उसके बाद जो आपको प्रेरणा दी जाएगी, मतलब उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से या उस कार्य को रोकने के लिए, वो आपका पुनर्बलन। अब आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा दी जाएगी वो सकारात्मक पुनर्बलन, और रोकने के लिए जो प्रेरणा दी जाएगी वो नकारात्मक पुनर्बलन। तो कार्य के कंप्लीट होने पर जो आपको प्रेरणा दी जाएगी वो पुनर्बलन कहलाती है। और किसी कार्य से शुरुआत में, जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक पेपर लेना है, मुझे टेस्ट लेना है, मैंने कहा कल मैं आपका टेस्ट लूँगा, सभी लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा और जो भी अच्छे नंबर पाएगा उसको हम किसी न कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देंगे। तो ये जो हुआ ये आपके लिए अभिप्रेरणा का काम करेगा। कल मैंने टेस्ट लिया, एक लड़के ने अच्छे नंबर प्राप्त किए, अब लड़के या लड़की किसी ने भी अच्छे नंबर प्राप्त किए, तो उसको जो मैं उपहार स्वरूप दूंगा तो वो उपहार उसके लिए पुनर्बलन का काम करेगा। क्यों, उस कार्य को बार बार दोहराने की बात करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। अब संयम अगल बगल क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, पहला है आत्म परितोषण बाह्य प्रेरणा। परितोषण का मतलब होता है संतोष, मतलब स्वयं का संतोष मिलता है, तो स्वयं संतोष बाह्य प्रेरणा हुई, तो आंतरिक प्रेरणा हुई ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। जिज्ञासा जानने की इच्छा आपकी आंतरिक प्रेरणा से संबंधित होती है। नगद पुरस्कार, जो नगद पुरस्कार मिलता है ये बाह्य अभिप्रेरणा है, कोई दूसरा देगा ना आपको नगद पुरस्कार, क्या आप स्वयं से ही नगद पुरस्कार लोगे, तो ये बाह्य प्रेरणा है, तो ये भी गलत। रुचि जो होती है, इंटरेस्ट आपका होता है, रुचि आपकी, ये आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है, तो ये भी गलत। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। छात्रों को यंत्रवत रूप से सीखने के लिए, मैंने कहा यंत्रवत मतलब रटना नहीं है, तो गलत। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित करना चाहिए भैया, नहीं करना चाहिए तो गलत हो गया।
जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों के संबंध स्थापित करने के, वही मूर्त और अमूर्त वस्तुओं में संबंध या फिर पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की बात हो रही, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका चौथा भी पढ़ लेते हैं, अध्यापन की व्याख्यान विधि पर सीमित रहना चाहिए। सीमित भी आपका गलत शब्द हो गया, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, संकलनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित आपका अभिप्रेरणा भी करता है। देखिए कौन कौन से कारक करते हैं मैं आपको बता दूं। अभिप्रेरणा करता है, सामाजिक संदर्भ करता है, आपका इमोशंस करते हैं, अच्छी शिक्षा, शास्त्रीय उपागम, तो ये चारों कारक आपके प्रभावित करते हैं अधिगम को। अधिगम मतलब आप कुछ सीख रहे हैं तो सीखते समय कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो ये भी आपको प्रभावित करेगा। समाज आपका अगल बगल का जैसा होगा, कहते नहीं कि जो जैसा समाज होगा वैसे ही आप सीखेंगे। ठीक है, तो सामाजिक संदर्भ, आपका इमोशन मतलब आप सीखने के लिए कितने प्रेरित हैं या कितने इमोशनली हैं उससे भी सीखेंगे, और आपकी जो पैडागॉजी उपागम होते हैं इनसे भी आप सीखेंगे। तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही होंगे। देख लेते हैं चारों ऑप्शन किस में है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर चारों सही हैं, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, तो ये कुल 2022 का लास्ट पेपर था जो था आपका, उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, तो यहाँ से अब हम पैडागॉजी के 30 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी हम इसी तरह डेली एक एक पैटर्न को, एक एक मतलब पोर्शन को उठाते रहेंगे, और एक एक सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की बात नहीं, एक एक हम पेपर के पैडागॉजी को कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और जो हमारे साथ बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें रहेंगी आपको मैं यहीं पर देखने को मिलूँगा, यहीं पर आपकी पढ़ाई को मैं आगे बढ़ाऊँगा। हो सकता है मैं किसी कारण उस हिसाब से नहीं जुड़ पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और बिल्कुल आप यहाँ से जुड़िएगा हमारे साथ, और हम टेट, सुपर टेट और सभी सी टेट, सभी पेपरों को एक साथ लेकर अब यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस सेट करना। सी टेट का एग्ज़ाम बिल्कुल प्रैक्टिस सेट पर ही डिपेंड करता है। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको जानकारियाँ प्राप्त होंगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।